तो देखिए, आपने देखा होगा कि काफ़ी हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, मौर्यन एम्पायर पे और काफ़ी कुछ फैक्ट्स मैंने आपको काफ़ी कुछ दे दिया, राइट? कुछ फैक्ट्स की भी हम प्रीवियसली बात कर रहे थे, राइट? और फैक्ट्स तो भी बहुत आएँगे आप लोगों के पास। अब थोड़ा-सा मैं इसको मेन पैटर्न से भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मौर्यन एम्पायर बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए। तो आज की क्लासेस में हम पहले क्वेश्चन बनाएँगे और उस क्वेश्चन को फिर हम सॉल्व करेंगे, राइट? अलग-अलग एस्पेक्ट में मतलब तो लेट्स बिगिन द शो। तो हेडिंग क्या है हमारा? द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो जैसे क्वेश्चंस में दिखाता हूँ आपको किस तरह से हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो पहला है हमारा कि कैसे हम कहते हैं कि जो लिटरेचर अवेलेबल है, लिमिट ऑफ अवेलेबल लिटरेचर यानी कि जो साहित्य हमें मिलता है, उसकी एक सीमा है, ठीक है? लिटरेचर। इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ऑलरेडी आप इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं, देखना भी मैं पढ़ाऊँगा तो आपको सब पता रहेगा। लिमिट ऑफ अवेलेबल लिटरेचर, ठीक है? जैसे आपको पता है, अगर मैं मौर्यन साम्राज्य की बात करूँ, तो मौर्यन साम्राज्य में हमारे पास 3 जो है वो मेन सोर्सेज़ मिलते हैं। वो 3 कौन-कौन से हैं? इंडिका हो गया, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया और अर्थशास्त्र हो गया, जो चाणक्य द्वारा लिखा गया है और तीसरा है आपका रॉक एडिक्ट्स, जो किसके समय पे आए थे? अशोका, अशोक ठीक है? अशोक तो इसमें हम देखेंगे अब तीनों में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपस में मैच भी नहीं करता है और अलग-अलग बातें हैं, इसीलिए यहाँ पर हम इसमें एक लिमिट की बात करते हैं। तो सबसे पहला इस पे चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा हम करेंगे कि असल में फिर मौर्यन का व्हाट वाज़ द स्ट्रक्चर? व्हाट वाज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मौर्यन एम्पायर? अब यहाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ना, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब साहित्य यानी कि लिटरेचर का ही जब लिमिट है, अभाव है, तो हम कैसे पता करते हैं कि जो मौर्यन का है वो स्ट्रक्चर कैसा होगा? यानी कि वो एब्सोल्यूट मोनार्की होगा, रिपब्लिक होगा, क्या होगा? राइट? थर्ड हम क्वेश्चन उठाएँगे कि सेंट्रलाइज़्ड अगर ये है, तो किस तरह का सेंट्रलाइज़्ड है? प्योरली सेंट्रलाइज़्ड है या इसमें मिक्सिंग हमें दिखती है? यानी कि सेंट्रलाइज़ भी दिखता है, डिसेंट्रलाइज़ भी दिखता है, केंद्रीकरण भी दिखता है और विकेंद्रीकरण भी दिखता है। इस पे भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है? राइट? और आगे हम देखेंगे फोर्थ में हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन बाय इंटरप्रिटेशन बाय रोमिला थापर। तो थापर साहब हमारी हैं, थापर, रोमिला थापर, क्योंकि आपको पता ही होगा रोमिला थापर आज भी जीवित हैं और इनका तो प्रख्यात हैं ये, फेमस हैं काफ़ी। तो इनका भी हम इंटरप्रिटेशन देखेंगे जो हमारे मेंस में काम आ जाएगा, ठीक है? और पाँचवा जो हम टॉपिक आज करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन एम्पायर यानी कि हम इसमें तुलना करेंगे कि किस तरह से जो आपका मौर्यन साम्राज्य है, वो कैसे और एम्पायर से अलग है और खासकर हम इसकी तुलना नंद से करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपको पता ही है मगध को पहले मौर्यन से कौन रूल करता था? नंद डायनेस्टी, राइट? अच्छा वो कौन था जिसने चाणक्य का इंसल्ट किया? धनानंद धनानंद, ठीक है? तो देखो ये इस तरह के क्वेश्चन पहले ही मैं इसलिए दे दे रहा हूँ, आपका माइंड प्रिपेयर रहेगा और जब आप लोग क्या करेंगे, मेरा लेक्चर ध्यान से सुनेंगे। पहला स्टेप, मेरा लेक्चर एक-एक ध्यान से सुनेंगे, एक-एक पॉइंट। कहीं पर भी आपको 0.1% भी डाउट हो गया, तो आपने मुझसे पूछ देना, "सर एक बार और बता दो।" ठीक है? फ्रैंक होके। फिर दूसरा स्टेप होगा, आप अपने लेवल पे दोबारा से रिकॉर्डिंग को सुनकर सारे नोट्स बनाओगे। फिर इसका जो कंपाइलेशन है, पूरा कहाँ मेंस में कैसे क्वेश्चन आए थे, इस तरह से अब हम करने वाले हैं उनको, ठीक है? क्योंकि अब मॉड्यूल्स खत्म ही होने वाला है, 2-3 लेक्चर और लगेंगे इसमें, ठीक है? तो 5 हम कोशिश करेंगे आज खत्म कर दें, ठीक है? तो आइए जरा शुरू करते हैं लिमिट ऑफ अवेलेबल लिटरेचर और एक बार प्लीज कहीं भी 0.1% भी समझ में नहीं आया तो एकदम पूछेंगे सर एक बार और बताइए, ठीक है? चलिए, तो शुरुआत हमारा रहेगी पहले क्वेश्चन से जो है लिमिट। इसकी इंक चेंज कर लेते हैं। तो लिमिट ऑफ अवेलेबल लिटरेचर। अब देखो मेंस में क्या क्वेश्चन आते हैं। मेंस में क्वेश्चन आ जाएंगे कि एज वी नो देयर इज अ लिमिटेशन इन द रिलेटेड लिटरेचर ऑफ द मौर्यंस, ठीक है? प्लीज कमेंट। तो आपने कमेंट करने होते हैं, कमेंट लिखा होता है। तो आपने जो भी आप लिखेंगे उसके पीछे ज़रूर आपके फैक्ट्स होने चाहिए, राइट? हवा में लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलते हैं, ना के बराबर मिलेंगे, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं।
अब देखो प्रॉब्लम क्या है अगर हम ध्यान से देखें कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। 1 सेकंड किसी ने जॉइन किया है। वर्षा जी जय हिंद। वर्षा जी आवाज़ आ रही है? जय हिंद सर। जय हिंद। कुछ छूटा है आपका? रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है? लिमिट ऑफ अवेलेबल लिटरेचर। आइए, अब इस पे फटाफट चर्चा करते हैं। तो हमेशा याद रखना जब भी हो तो 3 मेन सोर्सेज़ हैं, आपको अभी हमने चर्चा करी थी और हिस्ट्री में तो इतनी बार रिपीट होता है कि हमें सुन-सुन के ही चीज़ें याद हो जाती हैं। तो 3 मेन सोर्सेज़ में अगर हम देखें तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम किसको रखें? सबसे पहले हम रख देते हैं अर्थशास्त्र को और आप अच्छी तरह जानते हैं इसे किसने लिखा है? दूसरा हम सर एब्सोल्युटली इंडिका और तीसरा हम रख देते हैं, विगेन ठीक है, अशोका एडिक्ट्स, ठीक है? और मैंने उस दिन भी बोला है आपको ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं ये स्टार्टिंग में, तो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है, नहीं लिखा है, उसमें भी चर्चा है, उसमें भी विवाद है, ठीक है? और मेगास्थनीज ने जो इंडिका लिखी थी वो एक फ्रेगमेंटेशन में लिखी थी, याद है? उसमें से आधा तो गायब है। तो इंडिका को आगे चल के जो स्ट्राबो है, इन लोगों ने क्या किया था अपने हिसाब से असम्पशन बेस यानी कि इंडिका की असल में जो व्याख्या करी है वो बाकी लोगों ने करी है। याद आ रहा कुछ? यस सर। ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना। तो 3 मेन सोर्सेज़ क्या हैं हमारे? हमारे 3 मेन सोर्सेज़ आपके सामने मैंने रख दिए हैं। अब क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या इन तीनों में लिमिटेशन है? तो याद करना, प्रीवियस लेक्चर याद रखना कि उसमें मैंने काफ़ी बता रखा है। जैसे इंडिका को मैं उठाऊँ, इंडिका आपको पता है ये जो लिखी गई थी वो फ्रेगमेंटेशन में लिखी गई थी। फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब हुआ? टुकड़ों में। टुकड़ों में, एब्सोल्युटली वेरी गुड। और आपको पता है टेक एन एग्जांपल, एक असम्पशन लेते हैं, ठीक है? कि अगर ये 20 टुकड़ों में लिखी गई है तो आपको है ना कि इसके जो है 10 टुकड़े तो गायब हैं, है ना? 20 में अगर लिखी गई है, 20 वॉल्यूम्स में अगर ये लिखी गई है या 20 टुकड़ों में ये लिखी गई है, 10 टुकड़े तो इसके गायब हैं और 10 टुकड़ों में जो हमारे साहित्यकार थे, जो रिसर्चर थे, उन्होंने असम्पशन किया हुआ है। अब वो असम्पशन जो है नो डाउट वो एक साहित्यकार यानी कि हिस्टोरियन, रिसर्चर, फिलोसोफर ऐसे लोगों ने किया है। तो उनकी बातों में हम ट्रस्ट तो कर सकते हैं पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते। यानी कि अगर इंडिका अर्थशास्त्र के अगेंस्ट बात करता है ना? जैसे हमने पढ़ा था, याद करना, इंडिका में कुछ और लिखा है, अर्थशास्त्र में कुछ और लिखा है, ठीक है? तो इंडिका अगर अर्थशास्त्र के अगेंस्ट बात करता है तो उसमें हम पूरी तरह से रिलाय नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने क्या बोला है, इंडिका का ओरिजिनल हमारे पास नहीं है। उसका फ्रेगमेंटेशन है और बहुत सारे फ्रेगमेंटेशन उसके डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो इसीलिए बीच में जो गैप आया है, बिकॉज़ ये डिस्ट्रॉय हुए थे, तो उन गैप्स को किसी और ने पूरा किया हुआ है। तो उन्होंने अपना-अपना असम्पशन किया है। तो इसीलिए अगर इंडिका जो लिटरेचर है, वो अगर अर्थशास्त्र की अगेंस्ट बात करती है, तो उसमें पूरी तरह से रिलाय नहीं कर सकते। क्या मैं समझा पाया? सर ये एक बार दोबारा बताना। मैंने कहा इंडिका जो है वो फ्रेगमेंटेशन में है, ठीक है? टेक एन एग्जांपल, मैंने कहा 20 फ्रेगमेंटेशन में है। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने कहा 20। अब 20 में से हम ऐसा मान के चलते हैं कि 10 गायब हो चुके हैं। तो बीच में जो 10 गायब हो गए हैं, है ना? तो उनमें लोगों ने रिसर्च करके एक असम्पशन दिया है, एक इंटरप्रिटेशन किया है अपने हिसाब से, अपने तजुर्बे के हिसाब से। अब अपने तजुर्बे के हिसाब से जब इंटरप्रिटेशन किया जाता है तो उसमें आप पूरी तरह से रिलाय नहीं कर सकते। यानी कि अगर इंडिका अर्थशास्त्र के अगेंस्ट बात करता है, तो हम पूरी तरह से रिलाय नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आई जी सर। सबको? यस सर। ठीक है। अब इसमें हम शुरुआत, अब इतना तो आप समझ गए होंगे, तो अब पहले मैं अर्थशास्त्र को लेता हूँ, मैं इरेज़ कर रहा हूँ। अर्थशास्त्र, ये जो लिमिटेशन है हमारा अवेलेबल लिटरेचर का, उसमें पहला पार्ट देखते हैं, ठीक है? इसको पहले पार्ट में हम समझते हैं। इसमें हम पहले पार्ट में उठाते हैं अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र, देखो छोटी-छोटी बातें होती हैं। मैं इंडिका को भी उठा सकता था, पर इंडिका जो ओरिजिन है वो ग्रीक का है, राइट? तो हम कोशिश करते हैं कि हम बीइंग एन इंडियन हम हमेशा कौन-सा लिटरेचर पहले उठाएँ? अर्थशास्त्र। आप समझ रहे हैं ना, मैं इंडिका भी उठा सकता था, पर अगर मैं इंडिका पहले उठा रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरा नेशनलिज़्म थोड़ा कम दिखता है। तो मैं पहले कौन-सा साहित्य उठाऊँगा जो मेरा मूल होगा, जो मेरा फंडामेंटल होगा भारत का, इसीलिए मैं कौन-सा उठा रहा हूँ?
अर्थशास्त्र। ठीक है? तो थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी बातें होती हैं, बारीकियाँ होती हैं, वो भी थोड़ा समझना है आपने, ठीक है? तो अर्थशास्त्र को अगर मैं ध्यान से देखूँ, क्या हमने लिखा था कि जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी है, वो एक ट्रेटाइज़ है? याद आ रहा? ट्रेटाइज़ है या नहीं है बताओ? ट्रेटाइज़ का क्या मतलब होता है? जैसे हमने पढ़ा था ना द डिस्कोर्स, किसने लिखी थी द डिस्कोर्स? मैकेबली। एब्सोल्यूट, उसमें भी हमने कहा ना वो ट्रेटाइज़ था और मैंने वो याद करो मैंने आपको ट्रेटाइज़ भी बताया था, 3 में डिफरेंस बताया था, जीएस में मेंस राइटिंग, एसे और ट्रेटाइज़। ट्रेटाइज़ जो होता है वो सबसे इलैबोरेटेड फॉर्म होता है, सबसे बड़ा चढ़ाकर जिसमें लिखा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ट्रेटाइज़ क्या होता है? जिसमें बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा रहता है और मैंने हमेशा आपको बताया था, हमेशा एक लिटरेचर का एक प्रोपेगेंडा होता है। यानी कि जब साहित्य लिखा जाता है, उसका पहले से कोई उद्देश्य होता है, हमने इस बारे में चर्चा करनी है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अर्थशास्त्र यानी कि एक ट्रेटाइज़ है, इसको ट्रेटाइज़ माना गया है, यानी कि इसमें बड़ा चढ़ा के लिखा गया है। तो अर्थशास्त्र जो है, आपको नहीं लगता ये ट्रेटाइज़ है? किस मुद्दे पे बात करता है? इसकी थीम क्या है? देखी जाए तो इसकी थीम है स्टेट क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट की ये बात करता है। यस और नो? यानी कि राज्य कैसा होना चाहिए? राज्य की क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए? कि किन-किन बातों का ध्यान देना चाहिए? राइट? तो ये सारी की सारी बातें हमें कहाँ दिखती है? अर्थशास्त्र में। मानते हैं ये बात? यस सर। स्टेट क्राफ्ट का मतलब होता है कि राज्य कैसे आया? राज्य की क्या ज़िम्मेदारी है? राज्य कहाँ पर राज्य को बचाने के लिए अनएथिकल हो सकता है? अगर बात है पूरे राज्य को बचाने की, तो उसमें कोई कार्य अनएथिकल किए जाएँ, वो जस्टिफाइड हो जाते हैं। तो इस तरह की बातें हमें अर्थशास्त्र में दिखती है। ठीक है? स्टेट क्राफ्ट। अब देखो अगर आपको ये समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या बता रखा है? राज्य कैसा होना चाहिए? राज्य कैसा होना चाहिए? चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे होना चाहिए। तो यहाँ से आपको नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर आइडियलिस्टिक बातें ज़्यादा होंगी, रियलिस्टिक से ज़्यादा। यस सर। पकड़ पाए सब लोग? सबको समझ में आया? किरण जी, अश्विन मैम, गौरी मैम, यस सर। पूनम जी। तो यहाँ पर आइडियलिस्टिक बातें ज़्यादा होंगी। तो जहाँ पर आइडियलिस्टिक बातें ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर उस चीज़ को एक हिस्टोरिकल एविडेंस लेना, हिस्टोरिकल एविडेंस लेना, वो थोड़ा-सा सस्पिशियस हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी कि थोड़ा घातक हो जाता है। क्योंकि इतिहास क्या होता है? इतिहास का मतलब होता है सच जानना। इतिहास में ज़्यादा हम बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं क्योंकि वहाँ पर जो होता है सच लिखा रहता है। जैसे गांधी जी की एक किताब है माय ट्रुथ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, पढ़ी है आप लोगों ने? माय जी एक्सपेरिमेंट विथ सर। ट्रुथ, ठीक है? तो उन्होंने अपने बारे में सब सत्य लिखा है, ठीक है? वैसे ही जो हमारे एक आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हैं, बहुत बड़े बॉडी बिल्डर भी रहे हैं और हॉलीवुड के बहुत अच्छे एक्टर भी रहे हैं और गवर्नर भी रहे हैं वो कैलिफोर्निया के। तो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने भी अपनी जीवनी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में भी बता रखा है। तो ऐसे जब लोग रियलिस्टिक बात करते हैं, है ना? चाहे वो अच्छा है या बुरा है उनके लिए, पर इतिहास उससे पढ़कर इतिहास जस्टिफाइड हो जाता है, ना कि ऐसा इतिहास पढ़कर जहाँ पर काल्पनिक बातें लिखी गई हैं, वहाँ पर इतिहास को समझना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो इसीलिए अर्थशास्त्र के माध्यम से अगर हम मौर्यन साम्राज्य को पढ़ते हैं, तो हमें आइडियलिस्टिक बातें ज़्यादा मिलती हैं, रियलिस्टिक कम मिलती हैं। तो इसीलिए अर्थशास्त्र को आधार बनाना ये गारंटी नहीं देता है कि असल में वहाँ पर असल रियलिटी में वहाँ पर क्या था। पकड़ पाए मेरी बात? थोड़ा गहरा है, समझ पाए? नहीं आया? सर। हाँ जी। कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? क्लियर है ना सबको? यस सर। ठीक है? जैसे जो लोग थोड़ा-सा एक मैं एग्ज़ाम्पल और उसमें दे देता हूँ, जैसे हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब होता है हिस स्टोरी, ठीक है? हिस्ट्री तभी तो हुआ उसकी कहानी। अब हिस मतलब इसमें हिस हर सभी आ जाएँगे, उसकी कहानी। अब कहानी बताओ ज़्यादा ऑथेंटिक कहाँ पर होगी? जहाँ पर सच्चाई लिखी हो, बिल्कुल सच लिखा हो या जहाँ पर रेटोरिक लिखा हो। रेटोरिक मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर। अब बताओ ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। इतिहास किसमें ज़्यादा जस्टिफाइड होगा 1 से या 2 से?
रेटोरिक मतलब होता है अलंकृत करके लिखना, बड़ा चढ़ाकर। तो बताओ इतिहास ज़्यादा जस्टिफाइड किसमें होगा, सच्चाई से या रेटोरिक से? वन से। एब्सोल्युटली। अब आप पकड़ पाए अर्थशास्त्र को, क्योंकि अर्थशास्त्र का जो थीम है ना वो ट्रेटाइज है, वो स्टेट क्राफ्ट है। जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको सप्त अंग पढ़ाऊंगा, किस तरह से 7 अंग होने चाहिए, उनका क्या काम है, कैसे होगा, इस तरह की बातें हमें दिखती है। स्टेट क्राफ्ट ज्यादा दिखता है, राज्य कैसा होगा, राज्य की क्या जिम्मेदारी होगी।